हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम यूपीएससी मेंस 2020 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर्स का डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर हमने पेपर 1 का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है 2 वीडियोज़ में। पेपर 2 के डिस्कशन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 को यहाँ पर देखते हैं। पार्ट 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चंस, 2 to 4 में 3 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पर भी अगेन टोटल 14 क्वेश्चंस हो गए और ऐसे ही पार्ट बी में भी टोटल 14 क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड एक्स्ट्रा इंडियन एलिमेंट्स डिस्कस। देखिए, अगर हम मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया इनमें देखें तो मुगल्स ही ऐसे रूलर्स माने जाते हैं जो इंडिया में रहे और जिन्होंने इंडिया की कल्चर को अपनाया। इसके बाद में जो भी जैसे ब्रिटिश एम्पायर भी आया तो कभी भी इंडियन कल्चर को उन्होंने नहीं अपनाया। दैट वाज लाइक एन एलियन रूल। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सबसे अच्छी बात कही जाती है, इट वाज परसो अरेबिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन सेटिंग। मतलब एलिमेंट्स ये हो सकता है बाहर से लेकर आए हो, लेकिन उन सभी एलिमेंट्स को इन्होंने इंडिया की सेटिंग में अडोप्ट किया, इंडिया की सेटिंग के अकॉर्डिंग मोल्ड किया। जैसे मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो मनसबदारी सिस्टम वेस्टर्न जो अरेबियन कंट्रीज थी वहाँ से ये लाया गया था, जिसमें यहाँ पर एक नोबल को सिविलियन मिलिट्री पावर्स दोनों दिए गए थे, लैंड दिए गए थे, लैंड दी गई थी ताकि वो रिवेन्यू जनरेट कर सके। तो दैट वाज मनसबदारी सिस्टम। लेकिन इसमें धीरे धीरे मुगल्स ने इंडियन रूलर्स को भी अडोप्ट किया, इंडियन रूलर्स को भी यहाँ पर इनमें जोड़ा, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोगों को इसमें यहाँ पर मनसबदार बनाया गया और अलग अलग रैंक्स जनरेट की गई। एज ए रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया अगेन अरेबियन पर्शियन कंट्री से लाया गया, लेकिन इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से इसे पूरी तरह से चेंज किया गया। कागजी राज सिस्टम ये एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है उनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनता रहे, इसलिए रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब मेंटेन किए जाते रहे। ऐसे ही अगर हम देखें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ऑटोनोमस छोड़ा हुआ था। जो भी पहले से चीज़ें चलती हुई आ रही थी वो वैसे की वैसी बनी हुई थी। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इंडियन सेटिंग में था, पूरी तरह से इंडियन फ्लेवर में था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच रहेगी, सबसे पहले आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। देखिए, जब ये क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया है तो हम यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप बता सकते हो कि क्या क्या एक्स्ट्रा इंडियन एलिमेंट्स हैं जो मुगल्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, फिर कैसे इन एलिमेंट्स को इंडियन फ्लेवर दिया गया, कैसे यहाँ पर इंडियन सेटिंग में इन एलिमेंट्स को यूज किया गया, और फाइनली कंक्लूजन के तौर पर यही आप कह सकते हैं कि हालांकि चीज़ें बाहर से ज़रूर अडोप्ट की गई थी, लेकिन उनको इंडियन सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1B, there is constant and continuous collision between bureaucratic values and democratic values which adversely affect the development. Do you agree? Elaborate. तो देखिए, जनरली जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड होता है डू यू एग्री, हमारे पास ये ऑटोनॉमी होती है कि हम स्टेटमेंट के दोनों तरफ का पक्ष ले सकते हैं। हम चाहे पॉजिटिव की तरफ भी ले सकते हैं, नेगेटिव की तरफ भी ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के नेचर को अगर आप देखें तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप ये स्टेटमेंट के साथ जाएं। इसमें आप एग्री में यस का आंसर करें, क्योंकि अगर आप नो की तरफ जाते हैं तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अगर आप एग्री करेंगे तो फिर आप इसमें कुछ सजेशंस भी एंड में सजेस्ट कर पाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करें। और ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इन दोनों में कोलिजन की अगर हम बात करें तो खुद मैक्स वेबर ने ये चीज़ कही थी कि ब्यूरोक्रेसी को जो मियरली इंस्ट्रूमेंटल रोल दिया गया है वो इसको एक्सीड कर सकती है। यहाँ पर यूजरपेटिव टेंडेंसीज हो सकती है। जो लेमन पॉलिटिशियंस हैं उनको एक एजुकेटेड ब्यूरोक्रेट डोमिनेट कर सकता है। तो ये अगेन अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ऐसे ही ड्वाइट वाल्डो ने क्या कहा था, ब्यूरोक्रेसी में आप जो कैरियर बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, मतलब आप इनको परमानेंट जो जॉब दे रहे हो, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जैसे ही कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हटाया जा सकता है, जबकि ब्यूरोक्रेसी में आप ब्यूरोक्रेट्स को परमानेंट बना रहे हो। ऐसे ही ड्वाइट वाल्डो का कहना था ब्यूरोक्रेसी इज वर्किंग इन दी सीक्रेसी, जबकि डेमोक्रेसी फंक्शंस इन दी ट्रांसपेरेंसी। तो अगेन इन दो वैल्यूज में यहां पर डिफरेंसेस हो गए। ऐसे ही इवा एड्जियोनी
इन्होंने भी कहा था कि ब्यूरोक्रेसी टॉक्स अबाउट द न्यूट्रलिटी, जबकि डेमोक्रेसी में एक सिविल सर्वेंट न्यूट्रल नहीं रह सकता। उसको जो चीज़ें दी गई हैं सिर्फ उनको वो ब्लाइंडली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर हम ब्रॉडली देखें तो देखिए ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज क्या है, एक तरह से हायरार्किकल, जिसमें चीज़ें टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है। जबकि डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह से कंसेंट्रिक सर्किल अप्रोच होती है, जिसमें जो इंडिविजुअल है, सिटीजन है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और उससे यहाँ पर चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ जाती है। तो एक सिटीजन है जो यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो उसे गवर्न करे, उसे रूल करे। तो बेसिकली इन दोनों की अप्रोचेज में यहाँ पर डिफरेंसेज हो गए। अब ये डेवलपमेंट को कैसे एडवर्स अफेक्ट करते हैं, तो देखिए ब्यूरोक्रेसी के मेन ऑब्जेक्टिव हो गए EQ, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब। जबकि डेमोक्रेसी किस चीज़ की बात करती है, इक्विटी, एम्पावरमेंट, एथिक्स, इन सब की बातें करती है। ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा फोकस दिया गया है अथॉरिटीज़, रूल्स पर, जबकि डेमोक्रेसी में ज़्यादा फोकस है यहाँ पर परफॉर्मेंस पर, रिजल्ट्स पर, आउटकम्स पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये डेवलपमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है ब्यूरोक्रेसी। तो अब इस सिचुएशन में क्या रिफॉर्म्स होंगे, क्या सजेशंस होंगे, वो आप कंक्लूजन में दे सकते हैं, ताकि ब्यूरोक्रेसी और ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि वो डेमोक्रेसी के फेवर में हो और डेवलपमेंट को अचीव कर सके। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हम उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, कैसे यह डेवलपमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है। कंक्लूजन में आप यहाँ पर सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे हम ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लेकर आए, इसे और ज़्यादा सेंसिटिव बनाए, इसे और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाए, अकाउंटेबिलिटीज़ की इंप्रूव की जाए, जैसे सोशल अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करके सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, RTI, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ब्यूरोक्रेसी को डेवलपमेंट के कॉम्पेटिबल बना सकते हैं। Question number 1C. Parliamentary committees are at the deliberative core of parliamentary work, which is crucial for refining legislation. Elucidate. तो देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बेसिकली इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो देखिए जो भी हमारी पार्लियामेंट है उसके चाहे आप 2 हाउस की बात कर लें, चाहे कहीं पर एक सिंगल हाउस हो, तो जैसे हमारे यहाँ पर है लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है, लो बनाना, ठीक है, लो मेकिंग फंक्शन। और उसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पार्लियामेंट के हो गए। लेकिन पार्लियामेंट में अगर आप देखो तो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सब बैठते हैं, उन सबको हर डिसीजन में इन्वॉल्व करना मुश्किल है। और इसमें लॉ मेकिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक एक प्रोविजन को डिस्कस करना वहाँ पर मुश्किल है। किसी लॉ का एनालिसिस करना हो तो वो वहाँ पर पार्लियामेंट में मुश्किल होगा। और पॉलिटिशियन बीइंग लेमैन, हो सकता है वो ये कैपेसिटी नहीं रखते हो कि वो हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें थी जिनकी वजह से पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को फॉर्म किया गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑन कैमरा, कैमरे में होती हैं। तो कई बार जैसे आप नहीं देखते कुर्सी उठा के फेंकी जा रही है, स्लोगन्स बोले जा रहे हैं, तो पॉपुलिज्म वहां पर बहुत ज़्यादा होता है। जबकि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं वो बिहाइंड द डोर होती हैं, जहां पर ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होती। एक कंसेंसस बनाना, पॉलिटिकल पार्टीज से ऊपर उठकर डिस्कशंस करना, उसके अलावा बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके साथ डिस्कस करना, ये सब चीज़ें आसान होती है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यहाँ पर पार्लियामेंट्री वर्क का जो डेलिब्रेटिव फंक्शन है, स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन को रिफाइन करने में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन इज दिस द रियलिटी, क्या ये वाकई में रियलिटी है? तो देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जिस तरह से फंक्शन कर रही हैं उस तरह से इसमें काफ़ी कमियां हैं। पहला, ये पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ एडवाइजरी नेचर होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट को ये कोई भी पॉलिसी मेजर्स सजेस्ट नहीं कर सकती, डे टू डे फंक्शनिंग में यहाँ पर ये इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ऐसी काफ़ी लिमिटेशंस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पर रहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं फार्म लेजिस्लेशंस, जो 3 फार्म लॉज पास किए गए, तो उससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ और उनको वहाँ पर तुरंत ही पास कर दिया गया था। तो उनका एक क्रिटिसिज्म भी हुआ था फार्म लॉज का कि इन पर प्रॉपर यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की स्क्रूटनी नहीं की गई थी। तो इस तरह से कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की कमियाँ भी हैं, ठीक है। तो हमें इन सबको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे कि ये होती क्या है। इनको हाउस के द्वारा फॉर्म किया जाता है और ये हाउस को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, कैसे ये
लेजिस्लेटिव फंक्शन में, डेलिब्रेटिव फंक्शन में हमारी मदद करती है, पार्लियामेंट की मदद करती है, और क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं और उससे रिलेटेड क्या सजेशंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1D, कंसिडरिंग इंडियाज डाइवर्सिटी, द प्लानिंग पैटर्न ऑफ वन साइज फिट्स ऑल वाज डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट बीन यूजफुल टू द इंडिया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए, हमारी कंट्री बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। वन साइज फिट्स ऑल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रूरल एरिया में सेम पॉलिसी लाना चाहते हैं, सेम तरह से लाना चाहते हैं। तो देखिए ये चीज़ संभव नहीं है। हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, हर एरिया की अपनी एक अलग समस्या है। केरला की अगर आप बात करें, केरला को अगर आप कंपेयर करें लेट से राजस्थान से, बिहार से, तो राजस्थान बिहार में वी कैन से एजुकेशन एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सभी लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अभी भी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ केरला की हम बात करें तो लिटरेसी रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, वहाँ पर कोई दूसरे अलग इश्यूज हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अप्लाई नहीं की जा सकती। तो इंडिकेटिव प्लानिंग की बात की गई है। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेस प्रोवाइड करवाएगी कि आप प्लान कीजिए और उन प्लान को फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा, और फंडिंग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी प्लानिंग है उसमें एक स्पेस देना, पार्टिसिपेटिव प्लानिंग एक तरह से हो गई, दैट इज इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट बीन यूजफुल टू द इंडिया। तो अगर हम इंडिया में देखें तो देखिए ये अप्रोच कैसे चेंज हुई है। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखें तो पहले प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन से हमने अब क्या कर दिया? नीति आयोग। इन दोनों की फंक्शनिंग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्लानिंग कमीशन में जितने भी स्टेट्स थे उनको सबॉर्डिनेट के जैसे ट्रीट किया जाता था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था और वही रिसोर्स अलोकेट करता था जैसी इसकी मर्जी होती। लेकिन नीति आयोग के लिए यही कहा जाता है कि ये बॉटम अप अप्रोच में बिलीव करता है, जहाँ पर स्टेट्स को भी एक अलग स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही हम बात करें जो 1991 के रिफॉर्म्स लाए गए हैं, वो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में भी स्टेट्स को एक आज़ादी दी गई है कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को खुद बनाएं। इसी वजह से आपने कई बार कई स्टेट्स की पॉलिसी के बारे में सुना होगा, रिसर्जेंट राजस्थान, ऐसे ही गुजरात ने अपना एक अलग मॉडल लिया हुआ है जिसको हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से ये स्पेस दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में ये इंडिया के लिए यूजफुल है? क्या इंडिया में ये वाकई में इम्प्लीमेंट हो पा रही है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरह से नहीं हो पा रही, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रूप में। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा CSS बना रही है और फंड स्टेट्स के यहाँ पर फंड्स कमिटेड रहते हैं, स्टेट को भी फंड अलोकेट करने पड़ते हैं। तो प्लानिंग में स्टेट का एक स्पेस कम होता जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की हम बात करते हैं, जो LSG रिफॉर्म्स लाए गए हैं जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को हमने फॉर्म किया है। इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इनके प्लान धीरे धीरे स्टेट लेवल पे इंटीग्रेट होंगे, फिर स्टेट के प्लान नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट होंगे, लेकिन वाकई में यह चीज़ अभी भी नहीं हो रही है। तो रियलिटी काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप यही बताएंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, नीड फॉर डाइवर्स अप्रोच टू एवरी इशू, कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर स्टेट का, हर रीजन का अपना एक अलग इशू है, अपनी एक अलग समस्या है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम बात करें तो उस रीजन की अपनी अलग समस्याएं हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं जो अगर अच्छे से रिजोल्व हो जाएं तो वहाँ पर डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने रिसोर्सेज हैं उतने हमें कहीं नहीं मिलेंगे। हाउ दी अप्रोच मूव टू इंडिकेटिव, प्लानिंग लेवल पे मूव हुई है, हमने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किए हैं। इसी तरह से 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG रिफॉर्म्स को हमने अडॉप्ट किया है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमने प्लानिंग कमीशन से यहाँ पर नीति आयोग को प्रमोट किया है। लेकिन क्या वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पूरी तरह से एंड हो पाई है? जिसका आंसर अभी भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि हमें अंत में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को ही इम्प्लीमेंट करना होगा। तो देखिए इसका सेकेंड ARC ने एक बहुत अच्छा मॉडल सजेस्ट किया है। क्या मॉडल है? कि आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया, जो भी विलेजेस हैं और जो भी सिटीज़ हैं, उनका जो कंबाइंड प्लान है वो बनाने का काम कौन करेगी? DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। वो प्लान फिर कहाँ पर जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबके प्लान को मिक्स करके एक प्लान बनाएगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट का प्लान जाएगा नीति आयोग के पास, जो नीति आयोग सभी स्टेट्स के प्लान को कंबाइन करके
एक नेशनल प्लान बनाएगी। तो इसी को ही हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमारी कंट्री में इस तरह की प्लानिंग की जरूरत है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को शेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन इफ ऑल द स्टेट्स कंबाइन टुगेदर दे कैन नॉट हैव देयर वे डिसीजन मेकिंग इन द जीएसटी काउंसिल अनलेस द यूनियन एग्रीज टू इट। एनालाइज दिस इन परस्पेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो देखिए आर्टिकल 279A, इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन दिया गया है। अब जीएसटी काउंसिल कोई भी डिसीजन कब लेता है? जब उस डिसीजन पे 3/4 वोटिंग मिली हो। और वोटिंग का शेयर किस तरह से डिवाइड हुआ है? वोटिंग का शेयर सेंटर को तो मिला है 1/3 और स्टेट्स को मिला है 2/3। तो आप यहां पर देख सकते हो 2/3 स्टेट्स का वोटिंग शेयर है और 3/4 यहां पर चाहिए किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक तरह से सारे स्टेट्स मिलकर किसी भी डिसीजन को यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की सबसे बड़ी कमी बताई गई है। लेकिन देखिए इसको हमें इंडिया के फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। हमने हमारा एक यूनिक टाइप ऑफ फेडरलिज्म अपनाया हुआ है जिसमें हमने सेंटर को ज़्यादा स्पेस दिया है। सेंटर को ज़्यादा स्पेस देने के पीछे काफ़ी रीज़न थे जो कॉन्टेक्चुअल थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन परिस्थितियों को देखते हुए यह किया गया। जहाँ पर बात आती है फिनेंशियल स्फीयर की, देखिए जीएसटी वगैरह ये सब फिनेंशियल स्फीयर की बात है। तो जहाँ पर बात आती है फिनेंशियल स्फीयर, फिनेंशियल रिलेशन की, तो एमएम पुंची कमीशन, सेकेंड एआरसी कमीशन, इनकी जो भी रिकमेंडेशन रही हैं, जो भी आइडियाज़ रहे हैं, वो भी मैंने आपके साथ कोर्स में शेयर किए हैं। तो इनका यही कहना था कि फिनेंशियल रिलेशन में भी सेंटर को एक स्पेस, एक सुप्रीमेसी देनी जरूरी है। वाई? ऐसा क्यों? सेंटर को सुप्रीमेसी देना यहाँ पर क्यों जरूरी है? ताकि जो वीकर स्टेट्स हैं, जो वीकर रीजन्स हैं, उनके लिए एक इक्वलिटी इंश्योर की जा सके। और जो काम कौन करेगा? सिर्फ सेंटर। वरना क्या होगा? डेवलप्ड स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो पॉलिसीज को अपने फेवर में ले आएंगे और वहां पर जो वीकर स्टेट्स हैं उनको अच्छा एलोकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां पर बात आती है जीएसटी की, तो देखिए जीएसटी में क्या हुआ है, जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अपना एक शेयर छोड़ा है, अपने काफ़ी टैक्सेस को यहाँ पर छोड़ा है ताकि जीएसटी इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, अब होता क्या है, जीएसटी काउंसिल में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 1/3 शेयर के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे बीजेपी है, तो जितने भी स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट है वो सब मिलकर किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट करवाने की ताकत रखते हैं। तो इस वजह से ये सवाल उठा है। तो यहाँ पर देखिए आप यही कह सकते हैं कि अंत में जो सॉल्यूशन है दैट इज ओनली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यही कहता है कि चीज़ों को कोऑपरेशन के थ्रू, निगोशिएशन के थ्रू सोल्व किया जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से डिमांड करता है, दोनों अपने जो अधिकार हैं उनको यूनियन की शक्ति के लिए छोड़े। तो जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई कि वो किसी भी डिसीजन को स्टेट्स पर फोर्स ना करे। और अगर मान लीजिए कोई डिसीजन है जिसके लिए सभी स्टेट्स तैयार हैं, 2/3 स्टेट्स तैयार हैं, तो वो भी उस डिसीजन के लिए अपनी हाँ दे। ठीक है, और ऐसे स्टेट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल जो लाइन्स है उससे उठकर ऐसे डिसीजंस ले जो पूरी कंट्री के फेवर के लिए हो। ठीक है, तो अंत में हम यही कह सकते हैं फ्रेमवर्क में सबसे पहले आप जीएसटी काउंसिल, इसमें क्या वोटिंग पैटर्न है उसको इंट्रोड्यूस करोगे ताकि आप फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो लाइन है उसे एक्सप्लेन कर सको। और हाउ दिस अप्रोच हैज़ लेफ्ट स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। जब जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करवाना है तो स्टेट्स को यहाँ पर सेंटर की जरूरत पड़ेगी। एंड इंडियाज ओन ब्रांड ऑफ फेडरलिज्म, जहाँ पर हमने यूनियन को एक सेंट्रल रोल दिया है ताकि वीकर स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फाइनली कंक्लूजन में हम यही कहेंगे देयर इज नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये दोनों की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन जहां पर जीएसटी काउंसिल की बात आती है तो ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट ऑलरेडी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर चुके हैं, स्टेट ऑलरेडी उन टैक्स को छोड़ चुके हैं जो उनके स्फीयर में आते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन is the most important unit in the governance. Most of the central and state government schemes and programs are directed towards the district administration. In this context, discuss the challenges and problems posed to the district administration. तो देखिए जो पहली लाइन है
इस पहली लाइन को हमने हमारे नोट्स में ऐसा का ऐसा डाला हुआ है कि क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बनाया गया। क्योंकि एक तो ये सबसे कन्वीनियंट यूनिट हो गई, दूसरा सिटीजन से ये सबसे पास में हो गई, प्रोक्सिमिटी टू सिटीजन्स। तीसरा, कोई भी प्लान होता है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना यहाँ पर सबसे आसान होता है, तो इट इज़ ईजी टू डिलीवर सर्विसेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लीडरशिप यहाँ पर ली जा सकती है। तो ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। काफ़ी स्कीम्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टारगेट्स होते हैं। स्पेसिफिकली आपने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली ये क्या आइडिया है, जितने भी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जितनी भी स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा और इन स्टेट्स का डेवलपमेंट इंश्योर किया जाएगा। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल को एक बेसिक यूनिट बनाया गया है स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव हो गया, अमृत हो गया, हृदय हो गया, तो काफ़ी ऐसी स्कीम्स आ रही हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स पोज्ड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेवल पर आप देखो तो पॉलिटिशियन या यूं कहिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव प्लस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्लस परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें हो गए ब्यूरोक्रेट्स, तो ये आपको दोनों लेवल पे देखने को मिलेंगे। स्टेट लेवल पे हो गई चीफ मिनिस्टर और यहाँ पर हो गई चीफ सेक्रेटरी और इनके नीचे एक पूरी हायरार्की हो गई। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और इधर हो गए हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर अलग अलग सेक्रेटरी हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो है लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाला स्पेस अभी भी यहाँ पर खाली है। आप कहेंगे कि एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, तो देखिए एमपीज एमएलएज पार्ट हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई फंक्शनरी यहाँ पर फिट होता है तो दैट इज द मेयर, जो अभी तक हमारी कंट्री में इतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो होता क्या है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे बड़ा फंक्शनरी है वो आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बना हुआ है। तो अब देखिए क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं। हम इन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो हो गया स्ट्रक्चरल, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। और उसके अलावा पैरास्टेटल्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, किसी तरह का उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोकल बॉडीज काम कर रही है, रूरल एरियाज की लोकल बॉडीज अलग काम कर रही हैं, अर्बन एरियाज की लोकल बॉडीज अलग काम कर रही है। तो इसके रिगार्डिंग सेकंड एआरसी ने क्या सजेशन दिया था, हमें एक फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जरूरत है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वैसे ही हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जरूरत है, जहां पर मेयर या किसी भी और नाम से बुला दीजिए, वो तो हो गया वहां का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हो गया यहाँ पर चीफ स्टाफ अथॉरिटी। जैसे यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी और उनके नीचे जो हो गए आईएएस ऑफिसर, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हो गए, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी, ऐसे ही यहाँ पर हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसके अंडर पूरी ब्यूरोक्रेसी हो गई। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। सेकेंड कम्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में यहाँ पर क्या आ गया, जैसे आज भी ब्यूरोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ आज भी वो सबसे सुप्रीम है, तो इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना, ट्रांसपेरेंसी इसको प्रमोट करना, इसके अलावा ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, ये आज भी इश्यूज बने हुए हैं। गवर्नेंस आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो सिंपल नहीं है, तो गवर्नेंस को किस तरह से यहाँ पर स्मार्ट बनाया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट इससे रिलेटेड हो गए, जहां पर सिटीजन्स डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर सके और अपनी समस्याओं को वहां पर सुलझाया जा सके। एंड देन थर्ड कम्स बिहेवियरल। आज भी अगर देखा जाए तो जो माई बाप कल्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देख सकते हैं। आज भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको इन्हीं आंखों से देखा जाता है, इन्हीं नज़रों से देखा जाता है। आज भी जो गवर्नेंस है वो अथॉरिटेटिव, इनसेंसिटिव, ये सब माना जाता है, टॉप डाउन ये सब माना जाता है। तो इन सबको यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगेन इसमें जो सेकेंड ईआरसी ने सजेस्ट किया था कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जिसमें रूरल एरियाज़ की इंस्टीट्यूशंस, अर्बन एरियाज़ की इंस्टीट्यूशन एक जगह मर्ज होंगी। तो उस तरह से फिर क्या होगा कि सारी चीज़ों को हम एक प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन करना, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी, ये सब वहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इंट्रोड्यूस अबाउट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और क्यों ये गवर्नेंस की एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई,
फिर आप कुछ स्कीम्स प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स दे सकते हैं जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जैसे मैंने आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाला आइडिया दिया, स्मार्ट सिटी का हो गया, अमृत हो गया, ऐसे काफ़ी स्कीम्स हैं। देन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रहे हैं ये भी आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, और क्या वे फॉरवर्ड है वो भी आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to a large extent derived from Government of India Act 1935, whereas its philosophical part has many other sources. Discuss the sources of philosophical part. तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो है उससे कौन से स्ट्रक्चरल फीचर्स हमने लिए हैं, तो आप ब्रॉडली देखेंगे आज भी हमारा जो LEJ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का फॉर्मेट है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप हो गई, तो ब्रॉड जो स्ट्रक्चर है हमारा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही कंटिन्यू किया हुआ है। फिलोसॉफिकल पार्ट की अगर हम बात करें जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तो देखिए फ्रांस से हमने क्या ली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाइफ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। देन यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने यहाँ पर यूएसएसआर से लिया है। देन इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए से सबसे बेसिक हमने क्या चीज़ ली है, ह्यूमन राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो भी है हमारे वो यहाँ पर यूएसए से लिए गए हैं। डीपीएसपीज हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। तो ब्रॉडली आपको इन वैल्यूज़ को डिस्कस करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इनको डिस्कस करना है कि क्या ये हमारी कंट्री में हम अचीव कर पाए हैं, तो थोड़ा सा आपको इन वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना रहेगा। ठीक है, तो फ्रेमवर्क सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे मेकिंग ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ली है। स्ट्रक्चरल पार्ट कैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से है। फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन देखिए इसमें कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि हालांकि हो सकता है हमने चीज़ें दूसरी कंट्रीज से ली हो, बट और कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लाइक ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, और कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्पायर्ड वन। हमने अगर यूएसएसआर से जस्टिस लिया है, सोशलिज्म लिया है, तो उसको हमने हमारी सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड किया है, हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमने उसे शेप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The public service in India are an evolution of British Raj. Trace the Indianization of services. तो देखिए पब्लिक सर्विस ऑफ इंडिया ने आज भी ब्रिटिश राज के स्टील फ्रेमवर्क को अपनाया था। सरदार पटेल इसके चैंपियन थे। तो इसमें आपको ये बताना है वाई सो, ऐसा क्यों किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे कोर्स में, जो 9 चैप्टर है उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि जो सिविल सर्विसेज थी, ब्रिटिश एम्पायर की जो सिविल सर्विसेज थी उसकी कुछ क्वालिटीज़ थी, जैसे गवर्नेंस में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, पूरे इंडिया में ऐसे ऑफिसर्स रिक्रूट किए जा सके जिनका सेम स्किल लेवल हो, जिनको सेम नॉलेज हो, जो कैपेबल हो। तो इस तरह से अच्छे कैपेबल और स्किल्ड इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया जा सके। और यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर आप एक स्टेट के सिविल सर्वेंट को उठाकर दूसरे स्टेट में डालेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने इस पब्लिक सर्विस को रिटेन किया। इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, ये सब यहाँ पर मेंटेन रखी जा सकेगी। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक स्टेट का व्यक्ति जाकर जब दूसरे स्टेट में सिविल सर्वेंट लगेगा तो वो वहाँ पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे पाएगा। उसकी जो थिंकिंग है वो वहाँ पर नैरो नहीं रहेगी कि वो सिर्फ अपनी स्टेट के बारे में सोच रहा है। उसका जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव रहेगा। इसीलिए इन सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने रिटेन किया था। ठीक है, अब ट्रेस द इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ये टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो पेपर 2 है उसका चैप्टर 1 में ब्रॉडली हमने देखा है कि क्यों इंडियनाइजेशन किस तरह से हुआ था, जिसमें एचिशन कमेटी का यहाँ पर योगदान था, मैक्यूले कमेटी का भी योगदान था। पहले सिविल सर्विसेज पेट्रोनाइज्ड बेस्ड थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जिसको चाहती उसी को ही यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनाती थी, और मोस्टली यूरोपियंस को ही इन सिविल सर्विसेज में रिक्रूट किया जाता था।
फिर धीरे धीरे रिफॉर्म्स इसमें आने लगे, फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी भी डिमांड होने लगी, तो धीरे धीरे इसका इंडियनाइजेशन स्टार्ट हुआ। और ये इंडियनाइजेशन किसके साथ रिलेटेड है? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के साथ। जैसे जैसे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ वैसे वैसे इसका धीरे धीरे इंडियनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। तो आप इसे एक डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बढ़ी, उसी तरह से इंडियनाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसमें क्या क्या आया? इसमें यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स की डिमांड रही, अलग अलग कमीशंस ने रिफॉर्म सजेस्ट किए, ब्यूरोक्रेसी को और ज़्यादा कैपेबल बनाने की बात चलती रही। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके चलते अंत में इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज पॉसिबल हो पाया। तो फ्रेमवर्क ब्रॉडली क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि इंडिया ने क्यों इस स्टील फ्रेमवर्क को रिटेन किया था, फिर इंडियनाइजेशन के पीछे क्या रीजंस रहे, क्या प्रोसेस रही, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना। फाइनली कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि हमने ब्रिटिश राज की सिविल सर्विसेज को अपना तो लिया, लेकिन अभी भी इसमें रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं ताकि हम इसे प्रेजेंट डे कंडीशंस के हिसाब से सुटेबल बना सके। हालांकि आज़ादी के बाद हमने इसमें काफ़ी चेंजेस किए थे, हमने इसमें रिजर्वेशन भी डाला था ताकि हम इसे और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इन सब में भी हम चेंज लेकर आए थे। लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो आज भी जो बिहेवियरल स्ट्रक्चर है वो इन सिविल सर्विसेज का ब्रिटिश के समय का ही है। तो इसमें आज भी एक वैल्यू चेंज, एक चेंज इन वैल्यूज आज भी लाने की जरूरत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, डज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ की पब्लिक सेक्टर बॉडीज ऑगर वेल फॉर वेलफेयरिज्म इन इंडिया, डिस्कस विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 पढ़ा था, पेपर 1 का चैप्टर 1 पढ़ा था, वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली इट इज़ पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड NPM। तो हमें इनके आइडियाज़ को डालने हैं कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन फ़ायदेमंद रहेगा, तो इन दोनों आइडियोलॉजीज़ के आइडियाज़ को डालना है हमें। फिर देखिए यहाँ पर डिस्कस की बात है तो हमें इस NPM अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पर डालना है कि कैसे प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है, वेलफेयर को प्रमोट ही करे। और फाइनली सजेशन के तौर पर हम यहाँ पर क्या देंगे? न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच हो गई, ऐसे ही हमारा न्यू वेबेरियन स्टेट हो गया, तो जिसमें स्टेट प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस NGO जी सब साथ मिलकर काम करें, एक नेटवर्क गवर्नेंस हम यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब सुटेबल इलस्ट्रेशंस आपको देने हैं, तो दोनों साइड आपको इलस्ट्रेशन देने होंगे कि ऐसे सेक्टर जिनमें प्राइवेटाइजेशन करने पे फायदा हुआ है, जैसे आप दे सकते हैं टेली कम्युनिकेशन का, आज इंटरनेट हमें हर जगह अवेलेबल है, सस्ती प्राइसेस पे अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इलस्ट्रेशन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे काफ़ी PPP प्रोजेक्ट्स हैं जो आज अटके पड़े हैं, हमारे पूरे नहीं हो पाए, प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट के लिए उनमें काम कर रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप नेगेटिव साइड में भी दे सकते हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से फेल हुआ है। तो फ्रेमवर्क सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे रिसेंट एग्जांपल्स जिनमें प्राइवेटाइजेशन किया गया है। पॉजिटिव्स, इसमें आप पब्लिक चॉइस अप्रोच NPM की बात करेंगे, जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, वॉइस चॉइस एग्जिट, कि यहाँ पर लोगों को वॉइस मिली है, लोगों की चॉइस बढ़ी है और वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। अगर बार बार उनकी कंप्लेंट के बाद भी सर्विसेज अच्छी नहीं हो पा रही है तो वो दूसरी कंपनी पर स्विच कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, इनका एग्जांपल दे सकते हैं। बैंकिंग, जैसे SBI बैंक है, काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जिसमें SBI बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्रिटिसिज्म रहता है कि वहाँ पर लोगों को फुटबॉल बना के रख दिया जाता है, सर्विसेज टाइम पर नहीं मिल पाती, बिहेवियर वहाँ के एम्प्लॉयज़ का बहुत बुरा है। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक, उनमें जाएँ तो वहाँ पर सारी सर्विसेज अच्छी तरह से मिल पाती हैं। फिर आप बात करेंगे इश्यूज़ विद प्राइवेटाइजेशन, बेसिकली NPM अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म था वो सारा आपको यहाँ पर डालना रहेगा कि इक्विटी अप्रोच, इक्विटी पर फोकस नहीं हो पाता है, सिर्फ कस्टमर्स को सर्व किया जाता है, सिटीजन्स को सर्व नहीं किया जाता। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसे प्रॉफिट है। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, रेंट सीकिंग बिहेवियर को प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। फिर फाइनली सजेशन में न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, न्यू वेबेरियन स्टेट, नेटवर्क गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, PPP, जिसमें आप पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करेंगे, मतलब जहां पर आप सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो PPPs में इन्वेस्ट कर सके, PPPs में मॉनिटरिंग कर सके। तो ये सब इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3B,
spirit of democratic values required that the independence of judiciary remain absolute. It is high time that all India judicial service was created. Elaborate. अब देखिए, मैंने आपको याद है जो पेपर 1 था, पेपर 1 में एक चीज़ आपको बताई थी, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक्स को पकड़ लेते हैं और उन पर डिटेल में लिखने लग जाते हैं, हम इंटरकनेक्शंस नहीं बिठाते। तो इंटरकनेक्शन यहाँ पर बिठाना जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे यहाँ पर इंटरकनेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए क्यों जरूरी है? तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गई जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इसी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हो गई जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। अब जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी कैसे? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर का वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो पीआईएल के थ्रू इक्वालिटी इंश्योर की जा सकती है। लिबर्टी, हमारी जो जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट है, एक तरह से दैट इज द प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। हमारा स्टेट अगर कोई भी ऐसी लॉ लेकर आता है जो सिटीजन्स के राइट्स का हनन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर सकता है। जैसे सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, तो उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अबोलिश किया था सिर्फ हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्टिस, किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो जुडिशरी के पास ही जाएगा। फ्रेटर्निटी को यहाँ पर ये इंश्योर करेगा। मान लीजिए हमारे पॉलिटिशियन ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट कर रहे हैं जो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, तो ऐसी पॉलिसीज को हमारा सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत करना। इसी तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जब भी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स बढ़ा है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ी है तो उसको चेक करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। तो इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना इन सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है? जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में हर कुछ नहीं लिखना है, सारी चीजें नहीं लिखनी है। आपको पॉइंट कौन से लिखने हैं जो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस से एसोसिएटेड हो। तो सबसे पहले तो आप ये आइडिया बताएंगे, ये आइडिया है क्या? व्हाट इज AIJS? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 312 कहता है राज्यसभा किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकती है, और ब्रैकेट में डाला गया है जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी इंक्लूड हो सकती है। अब देखिए, ये इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर करेगी? जब भी एक अलग सर्विस होगी तो फिर वहां पर अपॉइंटमेंट पूरा मेरिट बेसिस पे होगा, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट वहां पर होगा। आज क्या हो रहा है? आज कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा यहां पर जजेस को रिक्रूट किया जा रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारी जुडिशियरी पर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ऐसे काफ़ी एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो जब मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होगा इन सर्विसेज के थ्रू तो वहाँ पर और ज़्यादा फेयरनेस आएगी। दूसरा, जब अलग से सर्विस क्रिएट की जाएगी तो अपॉइंटमेंट और ज़्यादा रेगुलर होने लगेंगे। जैसे आप देखते नहीं, हर साल IAS की इनकी एग्जाम होती है। तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा कि जुडिशियरी में जितनी भी पोस्ट खाली हैं, स्पेसिफिकली सबऑर्डिनेट जुडिशियरी में, वो सारी फिल की जा सकती हैं। और उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा हमें हमारे जुडिशियल जितने भी केसेज हैं उन सबको डिस्पोज करने में फायदा मिलेगा। हमारी जुडिशियरी फिर एग्जीक्यूटिव पर निर्भर नहीं रहेगी कि वो जजेस को अपॉइंट करे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस आइडिया के बारे में बताना है। लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला तो इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट, खुद जुडिशियरी तैयार हो कि ऐसी सर्विस क्रिएट की जा सकती है। फिर ऐसी सर्विस क्रिएट कर दी गई तो उनको रिक्रूट कौन करेगा? UPSC रिक्रूट करेगी या कोई ऐसे ही नई इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी? और ये जो नई इंस्टीट्यूशन है इसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाएगा? अगर मान लीजिए जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंट करने वाली इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही अगर करप्ट होगी तो फिर वहां पर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा? आपको इंट्रोड्यूस करना है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया है और क्यों हमें इसकी जरूरत है। फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विल इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये कैसे होगा, ये कैसे इंश्योर करेगी। और फाइनली इस सर्विसेज को बनाने में क्या चैलेंजेस हैं और क्या इससे रिलेटेड सजेशंस हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3C, द स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कमिश्नर्स इज द नीड ऑफ द आवर, सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट मोर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट में कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाए गए होंगे। होता क्या है कि कई बार जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, रूलिंग पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और फेवरेट जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको ये पोस्ट दी जाती है। ऐसे एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए गए हैं। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से जोड़ते हुए लिखना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस देता है, लेकिन कुछ उसमें कमियां हैं। जैसे सबसे पहला, कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिश्नर बनेगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव पर छोड़ी हुई है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर किसी को आपने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया तो उसका पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी उसको बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है। कैग के मामले में ये प्रोहिबिशन लगाया गया है, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे ही जो एक्सपेंसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं किए गए हैं जैसे कि कैग के किए गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर लेक्यूनाज है। अब होता क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके पास पूरा पावर है कि वो किसी को भी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना सकती है। जबकि ये होना क्या चाहिए, एक कमेटी के द्वारा ये काम किया जाना चाहिए जिसमें अपोजिशन के लीडर्स भी इन्वॉल्व हो, ताकि ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए जो सभी पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, तभी तो वो व्यक्ति न्यूट्रल रह पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रखने के लिए। और देखिए अंत में आप कंक्लूजन में यही कह सकते हो कि आप चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशनल लीगल मेजर्स ले आइए, अंत में ये निर्भर करता है एक ऑफिसर की पर्सनल इंटीग्रिटी पर कि वो किस तरह से अपनी न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप इस चीज़ के साथ इसे एंड कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, ताकि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर रखा जा सके। जब तक इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तब तक डेमोक्रेसी अचीव नहीं हो सकती, तब तक किसी जेन्युइन कैंडिडेट को यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, क्या सजेशंस हो सकते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, एग्जामिन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट पेंडेमिक सिचुएशन। कोविड-19 चल रहा था तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये आपको लगेगा जीएस का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप जीएस में भी उठाकर पूछ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, जीएस और ऑप्शनल दोनों के आंसर में डिफरेंसेस रहेंगे। सेम क्वेश्चन होने के बावजूद भी आंसर दोनों का डिफरेंट रहेगा। तो उसका देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अगर जीएस का क्वेश्चन है तो आप पॉइंट वाइज लिख देंगे कि पॉलिसी में ये है, जैसे जो भी हमारा जीडीपी का खर्चा है उसे 2.5% तक पहुँचाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे तो इन एलिमेंट्स को आप किन वैल्यूज पर लिखेंगे, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इन सब वैल्यूज पर आप इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। फिर जहां पर बात आती है कमियों की और उनके सॉल्यूशंस की, तो इन सॉल्यूशंस को सजेस्ट करते समय आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स को यूज करना है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल इशू है, स्ट्रक्चरल इशू जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उसकी अच्छी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में यहाँ पर आप गुली को यूज कर सकते हैं। जहाँ पर बात आती है जैसे डॉक्टर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो रूरल एरियाज में जाके काम कर सकें, तो इसमें आप चेस्टर बर्नार्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही टेलर ने आइडिया दिया था राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप लोकल एम्पावरमेंट, लोकल फंक्शनरीज की बात आती है तो उसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, इनके एम्पावरमेंट की बात आ गई, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आ गई। तो ये सारे सजेशंस देते समय आपको कोशिश करनी है कि आप उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन हालांकि जीएस का है लेकिन आपका ऑप्शनल
आपका जो आंसर है वो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिखा गया है। तो स्टार्ट विद द बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वीकनेसेस बताइए, सजेशंस बताइए। तो फ्रेमवर्क में तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, 3 चीजें इस क्वेश्चन में सीधी सीधी लिखी हुई हैं जिनका आपको आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4B, द स्पीकर, अगेन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली का स्पीकर, पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं, लोकसभा का स्पीकर नहीं, स्टेट असेंबली का स्पीकर, हैज एज्यूम्ड ए सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मेशंस and dissolutions of governments, examine under the circumstances of coalition governments with the examples। तो बेसिकली करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन हो गया। काफ़ी स्टेट्स थे जिसमें देखा गया कि जब भी डिफेक्शन होता तो वहाँ पर स्पीकर ने एक मेजर रोल प्ले किया है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों जगह पे सेम पार्टी रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, तब तो स्पीकर ने यहाँ पर अपनी स्टेट गवर्नमेंट वाली पार्टी का और सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टी का दोनों का यहाँ पर साथ दिया है, ठीक है, और कोशिश की है कि वो उस गवर्नमेंट को कैसे बचाए। लेकिन दिक्कत ज़्यादा कहाँ पर आई है, जहाँ सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इशू देखा गया है, ठीक है। राजस्थान को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा मोटा मोटी सभी स्टेट्स में बीजेपी ने या तो कोलिशन के थ्रू या और किसी तरह से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली, यहाँ पर इसका मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल किस वजह से बढ़ा, ये बढ़ा है 10th शेड्यूल की वजह से। 10th शेड्यूल क्या कहता है, कोई भी डिफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसमें यहाँ पर स्पीकर जो डिसीजन लेंगे दैट विल बी दी फाइनल। स्पीकर एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आता है और फिर उसको ऐसा डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर एम्पावर किया गया है जो एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के द्वारा लिया जाना चाहिए। तो इश्यूज सारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्पेसिफिकली कोलिशन गवर्नमेंट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोलिशन के थ्रू गवर्नमेंट बनाई हुई है तो किसी एक पार्टी को उससे तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने का काम, तो ऐसा भी कोशिश स्पीकर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ स्पीकर से, क्योंकि स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो स्पीकर का क्या रोल रहता है। स्पीकर एक तरह से आप कह सकते हो ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस, जहां पर वो पूरे हाउस की डिग्निटी को मेंटेन रखने का काम करता है। हाउ रोल ऑफ स्पीकर इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, कुछ करंट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कुछ स्टेट्स के वहां पर, ठीक है। अब अंत में आपको सजेशंस देने हैं। आप सजेशंस में आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म्स लाइए। खुद स्पीकर्स ने भी ये चीज कही है, वी आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट, दिस इज नॉट द डिजर्विंग अथॉरिटी फॉर द डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो इसे आप किसी और फंक्शनरी को दे सकते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हो। इसी तरह से स्पीकर लूजिंग हिज पॉलिटिकल सीट, जैसा कि हमारी कंट्री में जब सबसे पहली बार लोकसभा बनी थी तो स्पीकर ने अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप थी वो छोड़ दी ताकि वो न्यूट्रल रह सके। इसी तरह से ब्रिटेन में भी ये मॉडल फॉलो होता है, जैसे ही कोई स्पीकर बनता है उसके बाद में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है। स्पीकर हैज़ टू फंक्शन इम्पार्शियली, तो अंत में ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो जो ऑफिस उसको मिला है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4C, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस फंक्शंस अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट की डिबेट को देखा था। उसी में हमने देखा था कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी इनके बीच भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सिर्फ 2 नंबर की बात है, 2 नंबर की, एग्जाम में 2 ही तो नंबर कम आए थे जो मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ, तो ये ऐसी एक फीलिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी हम डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो एसपी का मेन रोल यहाँ पर आ गया लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल गवर्नेंस। तो इसलिए अंग्रेजों के समय से ही एसपी की जो पोजीशन है, एसपी की जो पोस्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में रखा गया है। लेकिन जैसे नेशनल पुलिस कमीशन हो गया, हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ है, 1977 में जो नेशनल पुलिस कमीशन था उसने ये रिकमेंड किया था कि आप जो एसपी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दें ताकि जो एसपी की जो ग्रीवेंसीज है वो यहाँ पर दूर हो सके, जो डिग्निटी पे यहाँ पे जो इम्पेक्ट आया है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए बाद में सेकेंड ARC कमीशन है, उसने क्या कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, एसपी है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में उसके अंडर रखना क्यों जरूरी है। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर,
ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। दूसरा, पुलिस जो है दैट इज कोएर्सिव फोर्स ऑफ आवर कंट्री, तो उसको मॉडरेट करने का काम भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करता है। एक पूरा सिचुएशन को देखते हुए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही वहाँ पर दे सकता है। तो इसलिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एसपी की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर ना करे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो अंत में यही हो सकता है। देखिए, अब आप यहाँ पर थिंकर्स को भी लिंक कर सकते हैं। आपको ध्यान है मेरी पार्कर फोलेट ने क्या कहा था? सिचुएशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था कि सिचुएशन डिसाइड करेगी कौन यहाँ पर लीडर हो। ठीक है, तो इस तरह से आप थिंकर्स को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन अबाउट द रोल ऑफ पुलिस, हाउ दैट रोल इज पार्ट ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस, पुलिस का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, कितनी वो ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर पुलिस के सेपरेशन की बात की जा रही है। आप एनपीसी नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि पुलिस को ऑटोनोमस बनाया जा सके, उनकी जो ग्रीवेंसीज हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, वाई देयर इज नीड टू पुट पुलिस अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर हमें बताना है जैसा कि सेकेंड एआरसी ने कहा है क्यों यहाँ पर इसको इसके अंडर रखना जरूरी है। फाइनली कंक्लूजन में आप यही कहोगे ओवरऑल सुपरविजन हो सकता है लेकिन डे टू डे मैटर्स में इंटरफेरेंस ना हो। ऐसे ही जो लोकल पुलिसिंग है उसे लोकल बॉडीज के अंडर डाला जाए, ये भी एक अलग रिकमेंडेशन है। जैसे मान लीजिए गांव के जो छोटे छोटे से मैटर हैं, ऐसे ही अर्बन एरिया में जो ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सबको आप लोकल अथॉरिटी के अंडर, लोकल बॉडीज के अंदर डालें। तो ये तो था पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी of civil servant has been regarded as one of the cardinal principles in democratic governments. Is its sanctity being maintained in practice in India elucidate? तो देखिए, ये भी ऐसा का ऐसा हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस देना और बाद में जो भी डिसीजन लिया गया है उसे पूरे हार्ट के साथ इंप्लीमेंट करना, किसी भी तरह का इल विल या फेवर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं रखना, दैट इज द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या ये इंडिया में मेंटेन की जा रही है? आंसर इज नो। और उसके लिए पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं। पॉलिटिशियन ट्रांसफर को टूल के रूप में यूज करते हैं, फेवरेट पोस्ट अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को देते हैं। दूसरी तरफ सिविल सर्वेंट चाहते हैं कि उनको फेवरेट पोस्ट मिले या फिर कोई आइडियोलॉजिकल सिंपैथी हो गई जिसके चलते वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर सिस्टम किस तरह का बन जाता है? स्पॉइल सिस्टम ये बन जाता है और अल्टीमेटली सफर कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अंत में आपको सजेशंस देने हैं कैसे इसे दूर किया जा सकता है। तो फ्रेमवर्क क्या रहेगा? व्हाट इज न्यूट्रलिटी, ये क्यों ज़रूरी है, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। तो सारी हमने देखी हुई है कि ये क्यों ज़रूरी है एक डायग्राम के थ्रू। ये पॉलिटिशियन के लिए भी सही है, ये सिविल सर्वेंट के लिए भी सही है कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएंगे, सिटीजन्स के लिए भी ये सही है कि उनको एक अच्छा गवर्नेंस मिल पाएगा। ठीक है, हाउ न्यूट्रलिटी इज ब्रीच्ड इन इंडिया, कैसे पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर फाइनली सजेशंस यहाँ पर हमें देने हैं और अंत में यही बताना है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, प्रोग्राम न्यूट्रलिटी, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखनी है लेकिन प्रोग्राम न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5B, बजट इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए पॉलिसी। वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल हेल्थ। तो बजट का हमें फाइनेंशियल हेल्थ के साथ लिंक करना है। ऐसा नहीं कि हम बजट के बारे में और कुछ लिखते जा रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ के साथ लिंक करना है। विच इज रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। बजट वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया लेकिन ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बजट है। दैट इज एन एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स। लेकिन क्या बजट सिर्फ एक रिसीट और एक्सपेंडिचर का इंडिकेटर है, स्टेटमेंट है? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का पता चलता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का पता चलता है, सरकार के द्वारा इक्विटी के मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो बजट फिनेंशियल हेल्थ का कैसे इंडिकेटर हुआ? जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स कितनी है वो सब यहाँ पर इंडिकेट रहती है। फिस्कल डेफिसिट अगर हाई होता है तो उसमें हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा बोरोइंग की है।
दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ग्रोथ रेट की क्या प्रिडिक्शंस हैं वो सारी यहाँ पर रहती हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं, टैक्स कलेक्शन कितना होगा, जिनसे इस फिनेंशियल हेल्थ का पता लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप रुकिए, यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि कोविड-19 के समय पर जो हमारा बजट आया था उसमें फिस्कल डेफिसिट था अराउंड -9.5%। फिस्कल डेफिसिट 9.5%, दैट इज़ वेरी ह्यूज। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप खुद एक बार सोचकर देखिए कि अगर किसी साल हमारा फिस्कल डेफिसिट कुछ कारणों की वजह से इतना गिर गया, तो क्या हम कह देंगे कि हमारी गवर्नमेंट की, हमारी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ पुअर है? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की हालत नहीं है, ये वर्ल्ड की हर कंट्री की हालत है जो कोविड-19 को फेस कर रही थी। तो सिर्फ 1 या 2 साल के बजट के बेसिस पर हम क्या ये कह देंगे कि कोई पॉलिटी, कोई कंट्री, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है? देखिए, सिर्फ फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होना या ये सब चीज़ें होना ये इसका इंडिकेटर नहीं है। ज़रूरी क्या है कि जो बोरोइंग्स हमारे गवर्नमेंट ने ली है उनको यूज किस तरह से किया गया है, क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्या उनको लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे यूज किया गया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फ्यूचर में आने वाली रिटर्न्स बहुत अच्छी रहेंगी। फ्यूचर में हमारे सिटीजन्स एम्पावर्ड होंगे, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी होगी, जिससे हम इस फिस्कल डेफिसिट को ब्रीच आसानी से कर सकते हैं। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि बजट इंडिकेटर है फाइनेंशियल हेल्थ का, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक दो बजट के बेसिस पे हम पूरी पॉलिटी को असेस नहीं कर सकते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, जो भी डेफिसिट वगैरह, उनको यूज किस लिए किया गया है, फ्यूचर में वो पॉलिटी अपने को कितना मजबूत बना रही है। ठीक है, तो इसका फ्रेमवर्क ब्रॉडली क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन अबाउट द बजट, कि बजट कैसे ही सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। बजट कैसे फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर हो गया, तो इसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बोरोइंग्स, टैक्स जनरेशन, टैक्स रिसोर्सेज, इन सब के बारे में आपको बताना है। वाई बजट इज नॉट ट्रू इंडिकेटर फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि बजट तो सिर्फ 1 साल का हुआ, हम उस खर्चे को कर कैसे रहे हैं, किन सेक्टर्स में कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पॉलिटी इन द फ्यूचर। फाइनली कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि रिसोर्सेज का बेटर टारगेटिंग होना जरूरी है। पॉपुलिस्ट मेजर की बजाय हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज को बेटर टारगेट करने की कोशिश करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करे। अगर गवर्नमेंट फार्म लोन को माफ करने के बजाय वही पैसा अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी, देखिए डेफिसिट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उतना का उतना पैसा आप अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे तो फ्यूचर में उसका फायदा हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5C, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल प्लेग्ड बाय द स्टेट कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आर्ग्यू योर केस। अगेन देखिए, आर्ग्यू योर केस में आपको पूरी आज़ादी दी गई है, आप दोनों तरफ का पक्ष ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि नहीं, स्टेट कंट्रोल नहीं आया है, डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं है। आप कह सकते हैं ये स्टेट कंट्रोल और ब्यूरोक्रेसी की डोमिनेशन की वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई है। लेकिन सेफर साइड में यही रहेगा कि आप ये वाला स्टैंड लें कि यस दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ताकि आप सजेशंस भी दे सकें। इससे आपका जो आंसर का डायमेंशन है वो बहुत वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर स्टिल प्लेग्ड बाय द स्टेट कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो आप सब लोग देख सकते हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया गया ताकि हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस को अचीव कर सकें, लोगों को एम्पावर किया जा सके, वो खुद इस एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ये इसके ऑब्जेक्टिव रहे। लेकिन इसके तहत पावर किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करे। लेकिन रियलिटी यहाँ पर डिफर करती है। अगेन दैट इज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट में तो फिर भी अच्छा काम हुआ है और दूसरे स्टेट्स में हम देखें तो अभी भी स्टेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, फिनेंशियल पावर्स नहीं दिए जाते हैं, जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। इलेक्शंस होते हैं समय समय पर, उनको कैंसिल किया जाता है, डिले किया जाता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन को स्वीकार करना नहीं करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एम्पावर्ड नहीं हो पाई है। फिर बात करते हैं डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की। तो ये हम ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन में देख भी चुके हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा फंक्शनरी बना हुआ है। आज भी जो रूरल एरियाज में ग्राम सेवक वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं बाई बीइंग मोर नॉलेजेबल कंपेयर टू द लेमेन पॉलिटिशियन। लेमेन
सरपंच, दे आर मोर पावरफुल बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। तो डोमिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रेजिस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपको सजेशंस देने हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पीआरआईज के बारे में आप इंट्रोड्यूस कीजिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देते हुए कि इनको क्यों फॉर्म किया गया, कैसे स्टेट कंट्रोल आज भी है, कैसे ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेशन आज भी है। फिर सजेशन से रिलेटेड आप एम्पावरमेंट दे सकते हैं। मैंने आपको एक क्लियर फ्रेमवर्क सजेस्ट किया हुआ है, क्लियर फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था, वो आप यहाँ पर सजेशंस में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5D, अर्बन लोकल गवर्नेंस is perpetually afflicted with the lack of financial autonomy and starvation of fund। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था मोस्टली ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन अगेन मैंने आपको कहा है बार बार कि क्वेश्चन के हर वर्ड को लिंक करना जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें अर्बन लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अर्बन लोकल बॉडीज फॉर्म की गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आज अर्बन एरियाज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्लम का चैलेंज है, वहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस हैं, हाउसिंग से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। जनरली जब भी अर्बन एरियाज की बात आती है तो हम पॉवर्टी को काउंट नहीं करते, लेकिन अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कि रूरल एरियाज में है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस अर्बन एरियाज फेस कर रहे हैं और इनके लिए अर्बन लोकल बॉडीज को फंडिंग की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फंडिंग की हम बात करें तो किस पर निर्भर है? स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर है। स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से अलग अलग स्कीम्स के तहत फंड तो मिलता है, लेकिन वो इनएडिक्वेट है इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए। ऐसा मानकर चलिए जितने फंड की ज़रूरत है उसका 10% फंड भी यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ को नहीं मिल पा रहा है, ना ही इनका इतना ऑटोनोमस टैक्स स्फीयर है। ठीक है, तो ये समस्याएं हो गई। अब इस सिचुएशन में सजेशंस हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इंटरटेनमेंट टैक्स इनको यहाँ पर मिलना चाहिए, कोई भी रॉयल्टी वगैरह आती है उसका हिस्सा भी अर्बन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके अलावा मार्केट बोरोइंग को भी प्रमोट किया जाए, तो ये भी हमने वहाँ पर देखा था। तो इस तरह से डिटेल में हमने देखा था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को खुद के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ाने होंगे, अलग अलग जगह से टैक्स, फीस, यूज़र चार्जेस कलेक्ट करने होंगे, बेटरमेंट लेवी ये ले सकती है, पार्किंग चार्जेस ये बढ़ा सकती है, मार्केट बोरोइंग्स करनी होगी ताकि इन फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, पीपीपीज को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करना होगा, और ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, खुद अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी ये काम है। तो इंट्रोड्यूस अबाउट द अर्बन लोकल गवर्नेंस, देन क्या फाइनेंस से रिलेटेड अर्बन लोकल बॉडीज़ के क्या इश्यूज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कैसे उनको आज भी अलग से टैक्स स्फीयर नहीं मिल पाया है, और कैसे इन रिसोर्सेज को हम ऑग्यूमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर हैज़ बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर सेपरेशन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, एनालाइज इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए जब हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है तो वहाँ पर हमने लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के सेपरेशन की बात की है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड मालूमात कमेटी की रिकमेंडेशन थी, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोसिक्यूशन वर्ड आ गया तो हम क्यों, अब यहाँ पर हम क्या करें। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को जिन कारणों के लिए सेपरेट करने के लिए कहा गया था वही मोस्टली रीजंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। क्योंकि हमने क्यों कहा था लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जब सेम पुलिस फंक्शनरी मल्टीपल काम को करता है तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता, उनको स्पेस नहीं मिल पाता। दूसरा, ना ही उसके पास स्पेशलाइजेशन होता है कि वो उन फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से जो ओवरऑल गवर्नेंस है वो सफ़र करता है, और जो पुलिस फंक्शनरी है उसका काम क्या बन के रह जाता है, उसका एटीट्यूड बन के रह जाता है, जो समस्या सामने आई उसे सोल्व करो। ठीक है, टाइम एट द लास्ट मोमेंट, ये उसकी एटीट्यूड बन के रह जाता है। प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या हो गया, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के बाद में चार्जशीट फाइल की जाती है, तो वहाँ पर उसको सज़ा मिले, वहाँ पर प्रेजेंट करने का काम ये बेसिकली पुलिस का रहता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर आप मेरिट्स की बात करेंगे तो मेरिट्स में सारे वही पॉइंट लिखने हैं आपको, ताकि स्पेशलाइजेशन होगा। आपको ध्यान है स्पेशलाइजेशन क्लासिकल थिंकर्स ने भी बहुत फोकस किया है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। रिक्स की बात करें तो रिक्स ने भी डिफ्रेंशिएशन की बात कही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन किया जाना चाहिए। तो इन थिंकर्स को जोड़ते हुए आप मेरिट्स को लिख सकते हैं। डीमेरिट्स की जहाँ पर बात आती है तो डीमेरिट्स में देखिए जहाँ पर स्पेशलाइजेशन है
वो इंटीग्रेशन साथ में चलना चाहिए। जहाँ पर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन साथ में चलना चाहिए। तो दैट इज द डीमेरिट कि इस इंटीग्रेशन को कैसे इंश्योर किया जाएगा, दैट इज द रिलेटेड टू डीमेरिट्स। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन वहां पर एस्टेब्लिश हो पाएगा, जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन में काम कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन वाले से उस केस को कैसे समझेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी रहेंगी। तो व्हाट आर द रोल्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय द पुलिस एट प्रेजेंट, आप देखेंगे तो पुलिस कई तरह के रोल्स को परफॉर्म कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट, तो कई चीज़ें हैं, कई सारे फंक्शंस हैं। इन मल्टीपल रोल्स की वजह से क्या वेरियस इश्यूज आ रहे हैं, कैसे ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन दोनों ही यहाँ पर सफ़र हो रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन की क्यों ज़रूरत है, रीक्स, क्लासिकल थिंकर्स, इनके आइडियाज़ को आप डाल सकते हैं। और फिर डीमेरिट्स भी आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली हमें पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A, ऑफिस ऑफ कैग स्टैंड्स ऑन द पिलर ऑफ ऑटोनॉमी, डिस्कस द मेजरल लेकिन इन फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड सजेस्ट द मेजर्स। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में समझने लायक डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। कैग के बारे में हमें बताना है, इसकी ऑटोनॉमी क्यों ज़रूरी है वो हमें बतानी है। तो ऑटोनॉमी क्यों ज़रूरी है, देखिए कैग को जब तक ऑटोनॉमी नहीं होगी, अगर मान लीजिए जो कैग है उसे गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, तो फिर वो इसी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करेगा। इसलिए कैग की ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस सजेस्ट कर पाएगा। जैसे मान लीजिए विनोद राय हैं, अगर उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता, गवर्नमेंट चाहे जैसे उनसे करवा पाती, तो फिर वो कैसे 2G एलोकेशन, 2G स्कीम, कोल स्कीम, ये सब हमारे सामने ला पाते। तो इसलिए ऑटोनॉमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। मेजर लेकिन ने हमने बहुत सारे वो डिस्कस किए हुए हैं, वो सारे आप बता सकते हैं, और सजेशंस हमने दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और ऐसा मानकर चलिए ये जो 6th नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको करीब करीब सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो फ्रेमवर्क ब्रॉडली क्या हो गया, आप कैग के रोल को बताएंगे कि कैसे ये पब्लिक मनी का एक तरह से प्रोटेक्टर, पब्लिक मनी का एक तरह से ये कैसे प्रोटेक्टर हो गया। ठीक है, देखिए एक ऑडिटर के लिए एक लाइन कही जाती है, एन ऑडिटर इज ऑलवेज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। इस लाइन का मतलब क्या है कि वॉच डॉग का काम करना है, खाने का काम नहीं करना है, काटने का काम नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑडिटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि वो गवर्नेंस की कमियों को ढूंढे और उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है उस पर विचार करे। जो क्रिटिसिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव हो। लेकिन अगर कैग यहाँ पर ब्लड हाउंड हो जाएगा, हर चीज़ में कमियां ढूंढने लग जाएगा, हर चीज़ में समस्या ढूंढने लग जाएगा, तो फिर हमारा गवर्नेंस क्या होगा, रिस्क अवर्सिव बन जाएगा। तो ये एक एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर इश्यूज में और मेजर्स में लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6B, implementation of administrative reforms is humongous and arduous. What lacks the push to realize the changes? करीब करीब सेम क्वेश्चन है जो पेपर 1 में भी आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो पहले हम बता देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इट इज़ लाइक व्हाट इज़ द करंट स्टेट एंड व्हाट इज़ द डिजायर्ड स्टेट, उसमें जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, वो डिस्कस करने हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या सजेशंस हैं वो भी हमने देखे थे, वो आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, क्यों यहाँ पर इनकी ज़रूरत है, क्या इनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये आपको सजेस्ट करना है। तो 6B भी एक तरह से सिंपल हो गया, और 6C ये भी करीब करीब सिंपल है। इसी वजह से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। Immediate post-retirement appointments of high officers of government have become a new trend. Discuss its pros and cons. देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही कीवर्ड है जो अधिकतर स्टूडेंट्स ने मिस किया था, एंड दैट इज द इमीजिएट। इमीजिएट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट का रिटायरमेंट ड्यू है, रिटायरमेंट होने के तुरंत साथ ही उसे फिर से अपॉइंट कर लिया गया। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट 62 ईयर्स में रिटायर हो रहा है तो उसकी रिटायरमेंट एज को एक तरह से हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, लेट्स से 65 ईयर्स कर दिया है। तो एक तरह से ये एक डेवलपमेंट हो गया। तो अब इसके यहाँ पर क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, इसके प्रोज भी हैं। एक तो पहले से जो सिविल सर्वेंट है वो एक एक्सपीरियंस्ड सिविल सर्वेंट है, उसके एक्सपीरियंस को हम ब्रॉडली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने समय समय पर कहा भी है
कि सिविल सर्वेंट्स की अगर आप एज को, रिटायरमेंट एज को बढ़ाएंगे तो हम इन ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोज में आप चीज़ें लिख सकते हैं। फिर कॉन्स में भी आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो इससे पॉलिटिसाइजेशन बढ़ेगा, पेट्रोनाइजेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच होना चाहेंगे ताकि उनको पोस्ट रिटायरमेंट अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकें, अच्छी अच्छी पोस्ट मिल सके। इससे ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का जो एटमॉस्फेयर है वो डिमोरलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि फिर जो न्यूट्रलिटी से, ईमानदारी से जो सिविल सर्वेंट काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो नए ऑफिसर्स हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर किसी सिविल सर्वेंट को ब्यूरोक्रेसी में से ही लिया जाता है, तो वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो गिव सम फैक्ट्स दैट हाउ ब्यूरोक्रेट्स आर बीइंग अपॉइंटेड आफ्टर द रिटायरमेंट। आप कुछ एग्जांपल्स, कुछ फैक्ट्स दे सकते हैं। फिर क्या इसके बेनिफिट्स हैं, जब किसी को इमीडिएटली आगे एक्सटेंशन मिलता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हो गए, क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं और क्या सजेशंस यहाँ पर हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, वार्ड कमिटीज in urban local bodies, urban local governance have remained mere paper tigers. The ideal of realizing effective people participation in collaboration with local functionaries is still in the pipeline. Evaluate the gap in theory and practice. तो देखिए हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और सेम उसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड ARC ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 243S या 244S, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें वार्ड कमिटीज की बात कही गई है। कौन सी सिटीज में, जहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग हो, तो वहां पर ये उन पर कंपल्सरी किया गया है कि वार्ड कमिटीज को वो फॉर्म करें। नाउ व्हाट इज द आइडिया, क्या आइडिया है वार्ड कमिटीज के पीछे? देखिए इसमें कहा गया है जिन भी सिटीज की पॉपुलेशन 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा हो वहां वार्ड कमिटीज बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक वार्ड कमिटी में 3 लाख से ज्यादा मेंबर हो। यहाँ पर वार्ड कमेटी में 5000 मेंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई सिटी है जिसकी 5 लाख पॉपुलेशन है, तो वो 100 वार्ड कमिटीज बना सकता है 5000 पॉपुलेशन की। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया क्या है? देखिए अर्बन एरियाज में क्या होता है, कोई म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है? मोर देन लाख, लेट्स से 10 लाख भी कई बार होते हैं, कुछ सिटीज में तो करोड़ लोग भी हैं। तो फिर लोकल जो बॉडीज हैं उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिफीट होता है। लोकल बॉडीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नेंस? सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन देना, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन देना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब 10-10 लाख, 1-1 करोड़ लोग एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से आपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया? कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंश्योर हुई? लोगों को अगर चुनाव में ही वोट देना है तो वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर इसका फायदा क्या हुआ म्युनिसिपैलिटी का? तो इसी चीज को देखते हुए वार्ड कमिटीज का आइडिया दिया गया था कि कोई भी बड़ी सिटी है जिसमें म्युनिसिपैलिटीज में 3 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो वार्ड कमिटीज बनाएगा। और ये वार्ड कमिटीज किसके इक्वल फंक्शन करेंगी? ग्राम सभा के इक्वल। जैसे एक गांव में ग्राम सभा है, जो वहां के जितने भी इलेक्टेड मेंबर, जितने भी वोटिंग मेंबर्स हैं, उन सबको पार्टिसिपेशन का राइट दे रहा है, वैसे ही ये वार्ड कमेटी भी पार्टिसिपेशन का राइट देगी। लेकिन रियलिटी में हम देखें तो कोई भी एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर वार्ड कमिटीज को इस ऑब्जेक्टिव के साथ फॉर्म किया गया है। तो इसलिए सेकेंड ARC ने कहा भी है कि हमें अर्बन एरियाज में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत है जिसमें म्युनिसिपैलिटी हो गई ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जैसे रूरल एरियाज में क्या है, ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा के ऊपर इंटरमीडिएट पंचायत हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इक्वल तो हो गई म्युनिसिपैलिटी, इंटरमीडिएट पंचायत के इक्वल हो गई वार्ड सभा, और ग्राम सभा की इक्वल हो गई एरिया सभा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें लाने की जरूरत है, तभी हम पीपल्स के पार्टिसिपेशन को एंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो गैप इन थ्योरी, गैप इन प्रैक्टिस, इसको हमने डिटेल में वहां पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाने से भी काम नहीं होगा। इसके अलावा जैसे वार्ड सभा की हम बात करें तो वार्ड सभा को फंक्शंस देने भी जरूरी है, फंड्स देने भी जरूरी है, फंक्शनरीज देने की भी जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है एक्टिविटी मैपिंग की। एक्टिविटी मैपिंग का मतलब हो गया किसी भी एक्टिविटी को हमने छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया और फिर उसको असाइन कर दिया कि वार्ड सभा को क्या काम रहेगा, एरिया सभा को क्या काम रहेगा।
तो रियल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। थ्योरी और प्रैक्टिस इनमें डिफरेंसेस को दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क क्या हो गया, आप इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं वार्ड कमिटीज़ को लेकर, वाई देर इज़ नीड फॉर पार्टिसिपेटिव बॉडीज़ लाइक वार्ड कमिटीज़, इन सब की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, कैसे ये सिर्फ पेपर टाइगर्स बन के रह गए हैं, किसी भी स्टेट ने इसे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया है, कहीं पर वार्ड कमिटीज़ फॉर्म नहीं की गई हैं, कहीं फॉर्म की गई है तो एक एक वार्ड कमेटी में 3-3, 5-5 लाख मेंबर हैं, तो पूरा पर्पज़ वहाँ पर डिफीट होता है। और वे फॉरवर्ड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7B, पुलिस नीड्स टू बी मेड अकाउंटेबल एंड फ्रीड फ्रॉम द ग्रिप ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो दो चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस की थी, ऑटोनॉमी विथ अकाउंटेबिलिटी। तो ये पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो इन दो आइडियाज़ पर ही बेस्ड है, ऑटोनॉमी मिले और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। सो इट इज़ ए बिग चैलेंज नॉट ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर बट आल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अब देखिए, ये जो लाइन है ये इस क्वेश्चन को अलग बनाती है, क्रिटिकली एग्जामिन। तो जनरली क्या होता है, हम पुलिस की जब भी बात करते हैं तो हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ध्यान में आता है, लेकिन पुलिस का डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके रिगार्डिंग एथिक्स में रेगुलरली केस स्टडीज पूछी जा रही हैं, जहां पर क्या हो रहा है, आपको एक एरिया दे दिया जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे ड्रग्स माफिया ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको एसपी बनाकर कह दिया कि आप कैसे काम करेंगे। तो देखिए, सिर्फ कल्प्रिट्स को पकड़ना ये सब काम वहां पर नहीं है, एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा है। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर को अगर वो अच्छे से मेंटेन रखेंगे, एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, उसी के बेसिस पे डेवलपमेंट हो पाएगा। दूसरा, वो डायरेक्टली एनजीओज इन सब के साथ पार्टिसिपेट करके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं जहां पर पुलिस ने डायरेक्टली डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन किया है, एजुकेशन को प्रमोट किया है, हेल्थ को प्रमोट किया है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। तो पुलिस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। ऑटोनॉमी विथ अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें जानी ज़रूरी है। आज भी हमारी जितनी स्टेट्स की पुलिस है वो पुराना जो ब्रिटिशर्स के समय का एक्ट था उसके बेसिस पे फंक्शन कर रही है, ठीक है। एक दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस को ऑटोनॉमी के मामले में एक रोल मॉडल माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस स्टेट एक्ट्स के क्लचेज से पूरी तरह से मुक्त हैं। तो एक दिल्ली पुलिस को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है, जिसको अच्छी ऑटोनॉमी मिली हुई है और साथ में अच्छी अकाउंटेबिलिटी भी एनफोर्स होनी जरूरी है। तो इसमें देखिए, प्रकाश सिंह केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए हैं या सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस हो गई। इन सबको रेफर करते हुए आपको बताना है कि कैसे ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं और दोनों को एक साथ कैसे प्रमोट किया जा सकता है। जैसे हम बात करें प्रकाश सिंह केस की, तो इसमें एक पुलिस परफॉर्मेंस यहाँ पर इंस्टीट्यूशन रहेगी जो ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस बनाएगी और उनको यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा पुलिस की परफॉर्मेंस को। ऐसे ही पुलिस स्टैब्लिशमेंट कमेटी रहेगी, कमीशन रहेगा, जिसका काम क्या रहेगा, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इनसे रिलेटेड चीज़ों को देखना, ताकि ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया जा सके, ऑटोनॉमी इंश्योर की जा सके। अपॉइंटमेंट की बात करें, डीजीपी हो गया और उसके अलावा और दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स हो गए, उनका अपॉइंटमेंट फिक्स रहेगा और एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी की हम और बात करें तो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी यहाँ पर रहेगी, जिसमें सिटीजन्स यहाँ पर जाकर कोई भी कंप्लेंट्स कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का सोल्यूशन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में आपको पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर के अलावा डेवलपमेंट में क्या रोल है वो बताना है, कैसे लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिसाइजेशन, ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बड़े इश्यूज बने हुए हैं। फिर आपको सजेशंस में सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह केस या रिपोर्ट्स, जिसमें सबसे लेटेस्ट हो गई सेकेंड एआरसी, ये आपको यहाँ पर सजेस्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7C, सिविल सर्वेंट्स आर ट्रेन्ड टू फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स सो मच दैट दे कैन बिकम द ब्यूरोक्रेसी, डू यू एग्री, जस्टिफाई। तो देखिए, ये आप अगर देखें तो सेकंड जो चैप्टर है पेपर 1 का, उसमें हमने ब्यूरोक्रेटिक डिसफंक्शंस पढ़े हैं, उससे आप इसको डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स, इनको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, वाई दे आर ट्रेंड, ताकि उनको स्किल्स दी जा सके, उनका एटीट्यूड चेंज किया जा सके, वो सिटीजन्स को सर्व करें, उनको मॉडर्न जो नीड्स हैं उनसे अपडेट किया जा सके। तो इस नीड को हमने देखा हुआ है, तो इसी से हमें स्टार्ट करना है, व्हाई देयर इज नीड फॉर ट्रेनिंग। लेकिन हाउ दिस ट्रेनिंग इज फंक्शनिंग, कैसे ये ट्रेनिंग काम कर रही है, ट्रेंड इन कैपेसिटी, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जहां पर सिविल सर्वेंट को ये नहीं सिखाया जाता कैसे काम करना है, ये सिखाया जाता है कैसे काम नहीं करना है। रूल्स एंड प्रोसीजर, जहां पर रूल अपने आप में एंड बन जाते हैं,
रूल बिकमिंग एन एंड, ये सिखाया जाता है कि आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, आपको सिर्फ रूल के लिए काम करना है। कॉम्पेशन, ये सब वैल्यूज यहाँ पर नहीं सिखाई जाती हैं। तो फिर सिविल सर्वेंट क्या होता है, अगर उसके सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो वो तो रूल के हिसाब से चल के अपनी स्किन को सेव करने की कोशिश करता है। सेव द स्कीम, अपनी पोस्ट को बचाओ, अपनी जॉब को बचाओ, ठीक है। वेलफेयर वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए फिर हमें सजेशंस भी देने हैं, क्या क्या यहाँ पर सजेशंस हैं, ताकि हमारी सिविल सर्वेंट्स को हम और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सके। तो इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का रोल क्या है, कैसे प्रेजेंट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक इथोज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको ब्यूरोक्रेटिक डिसफंक्शन जो हमने डिस्कस किए थे वही सब यहाँ पर बताने हैं। फिर फाइनली सजेशंस देने हैं, जो नई ट्रेनिंग पॉलिसी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है उसको रेफर करते हुए आप ये सजेशंस दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, देयर आर एडिक्वेट लीगल मैकेनिज्म्स to address the corruption and malpractices in the administration, but they have failed to curb the menace to any noticeable degree. In the light of this statement, discuss the efficacy of the institution of लोकायुक्ता। अब देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकायुक्ता वर्ड देखा और लोकायुक्ता के बारे में पूरा वो लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन नंबर था ए, पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, अराउंड 3 पेजेज आपको लिखने थे। आप ये भूल गए, आपको लीगल मैकेनिज्म्स के बारे में डिटेल में पूछा गया है, तो जिसमें बहुत सारे एक्ट हो गए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसमें हो गया, इसके अलावा लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया। तो ऐसे जितने भी लीगल मैकेनिज्म्स हैं आपको उनके बारे में यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कशन करना रहेगा कि कितने सारे एक्ट लाए गए हैं करप्शन को चेक करने के लिए। लेकिन इन एक्ट के तहत आज भी क्यों काम नहीं हो पाया है, तो आपको कुछ कॉमन रीजंस लिखने हैं कि कैसे इन एक्ट्स के तहत पुअर कन्विक्शन रेट रही है, कैसे इन एक्ट को सीरियसली नहीं लिया गया है, हमारे पॉलिटिशियन ने समय समय पर इन एक्ट्स को मिसयूज किया है, कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं, विटनेसेस समय पर नहीं मिल पाते। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनकी वजह से एक्शन नहीं हो पाता। अब हमको बात करनी है लोकायुक्ता की। तो लोकायुक्ता की अगर हम बात करें तो इसकी एफिकेसी स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। कुछ स्टेट में लोकायुक्ता बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कुछ स्टेट में लोकायुक्ता की फंक्शनिंग बहुत बुरी रही है। कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं जहां पर जब लोकायुक्ता ने अपनी रिपोर्ट दी, कोई करप्शन का केस सामने लेकर आए, तो लोकायुक्ता की पोस्ट को ही खत्म वहां पर कर दिया गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको वहां पर लिखनी है, तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो अकाउंटेबिलिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें मैंने लोकायुक्ता को भी डिटेल में वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो वही सब आपको इसमें आगे लिखना है। तो फ्रेमवर्क क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, इश्यू ऑफ करप्शन, करप्शन का इशू, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे। आपको अगर याद हो तो जो परसेप्शन करप्शन इंडेक्स के तहत इंडिया की रैंकिंग है वो भी आप बता सकते हैं कि कितना करप्शन हमारी कंट्री में है, फिर क्या क्या लीगल मेजर्स लिए गए हैं और कैसे ये लीगल मेजर्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। फिर हम लोकायुक्ता की बात करें तो कैसे एक मिक्स्ड पिक्चर हमें देखने को मिलती है और क्या वे फॉरवर्ड यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8B, despite the constitutional provisions for representation, the voice of weaker section is not having the desired impact in realms of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिटिकली एग्जामिन। मतलब इस स्टेटमेंट के हमें अगेंस्ट भी लिखना है। तो देखिए पीआरआईज की हम बात करें तो इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो 33% रिजर्वेशन तो दिया गया है वीमेन को, और पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में दिया गया है एससीज एंड एसटीज को। ओबीसीज के रिजर्वेशन की जहां पर बात आती है तो ये किस पर छोड़ा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स पर, और करीब करीब सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ओबीसीज को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो वीकर सेक्शंस को यहाँ पर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ना सिर्फ एज ए मेंबर बल्कि एज ए चेयरमैन आल्सो। ठीक है, दोनों रूप में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन क्या इसका डिजायर्ड इम्पैक्ट है? वीमेन की हम बात करें तो हमने पेपर 1 के डिस्कशन में भी देखा था कि इनको सिर्फ प्रोक्सी कैंडिडेट्स बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, तो वहां पर जो व्यक्ति वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देगा, अपनी बेटी को खड़ा कर देगा, अपनी मदर को खड़ा कर देगा, और जब वो जीत जाएगी चुनाव तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही चलाएगा। तो मतलब सरपंच दिखाने का कोई और हो गया, रियल में कोई और हो गया। तो इस तरह से सिर्फ इनको प्रोक्सी कैंडिडेट्स बना के रख दिया जाता है। एक समस्या ये भी है, अनएजुकेटेड होने की वजह से या कम एजुकेटेड होने की वजह से, कम कैपेसिटी की वजह से जो वीमेन इलेक्ट होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर पाती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा समझ भी नहीं आ पाती है। तो जो पेट्रियार्किकल एटीट्यूड है वो यहाँ पर
जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम एससीज एसटीज की बात करें तो आज भी जो कास्ट हायरार्कीज हैं उनकी वजह से काफ़ी जगह पर इनको रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी ये अपने वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पा रहे, एम्पावर्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यह रिप्रेजेंटेशन फेल हुआ है। इसके काफ़ी पॉजिटिव्स भी देखने को मिले हैं, जैसे काफ़ी वीमन रिप्रेजेंटेटिव्स, वीमन लीडर, सरपंच जिनको नेशनल लेवल का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ऐसे ही हम देखें तो कितनी सारी वीमन को यहाँ पर रिजर्वेशन के थ्रू सरपंच बनाया गया है। ठीक है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो असर्टिव बनेंगी। जब एक बार पोजीशन मिलती है तो धीरे धीरे वो हो सकता है असर्टिव बने। तो ये चीज़ हो गई। सिमिलरली जो और दूसरे वीकर सेक्शंस हो गए, एससीज एसटीज, धीरे धीरे उनका एम्पावरमेंट बढ़ा है। अगर हम जेंडर गैप इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स को देखें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जहाँ पर बात आती है तो उसमें वीमन की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और वो पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से। तो एक मिक्स्ड पिक्चर हमें देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन वीकर सेक्शंस को और ज़्यादा एम्पावर करें। तो उसके रिगार्डिंग आपको फाइनली सजेशंस देने रहेंगे कि जहाँ पर बात आती है वीमन की तो इनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट साथ में चले। ठीक है, जहाँ पर रोटेशन ऑफ सीट्स की बात आती है तो उसके लिए सेकंड एआरसी ने एक दूसरे मेथड सजेस्ट किए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं कि आप रोटेशन एक सीट पे चलाने के बजाय आप मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन सिस्टम भी हमारी कंट्री में ला सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रोक्सी कैंडिडेट्स वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जो रियल जेन्युइन वीमन जो सरपंच बनने लायक हैं वो वहाँ पर चुनाव में खड़ी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस अबाउट द अफर्मेटिव एक्शन पीआरआईज प्रोविजंस आपको बताने हैं, किस किस को किस तरह से रिजर्वेशन मिला हुआ है, कैसे इन अफर्मेटिव एक्शन के बाद भी रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, सक्सेसेस पॉजिटिव्स भी आपको बतानी है, और फाइनली वे फॉरवर्ड आपको सजेस्ट करना है। नाउ फाइनल क्वेश्चन, आइडियली citizen administration interface is supposed to be based on trustworthiness and purposefulness. In reality, it is observed to be plagued by the suspicion, conflict, stress and strains. देखिए, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस की जहाँ पर बात आती है तो मैंने आपको इसको रेंसिस लिकर्ट के MS1 से MS4 के बेसिस पे समझाया हुआ है। आइडियली बिलीव किया जाता है कि ये MS4 में हो, रियलिटी में ये कहाँ पर है, MS1 MS2। MS2 में आज ये बैठा हुआ है। MS1 में था कॉलोनियल टाइम में, MS2 में आज ये बैठा हुआ है, जहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी या सिटीज जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ लाइक पेट्रियार्किकल, जहाँ पर पेट्रोनाइज्ड एक तरह से हो गया, माई बाप कल्चर हो गई। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको MS4 की तरफ लेकर जाना। आप एग्जाम्पल देना चाहें तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का दे सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक्यूजेशंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं कि वो ऑथोरिटेरियन है, इनसेंसिटिव है, लोगों को सुनना नहीं चाहती, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। इसे हमें MS4 की तरफ लेकर जाना है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी पोलिसिंग। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था कम्युनिटी पोलिसिंग का। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस को MS1 से MS4 में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पुलिस सिटीजन इंटरफेस का आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये डिस्कशन पूरा होता है। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है स्टडी IQ का वो परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स है और जिसमें नोट्स भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। सो थैंक यू।